दोस्तों, इंसान के पुराने कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। वो छल कपट करके एक पल को ऐसा सोच सकता है कि उसका अतीत उसके भविष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वह ये नहीं जानता कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है। आज की कहानी रूह इसी बारे में है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रात के अंधेरे में नींद न आने की वजह से दीपक करवटें बदल रहा था। उसे अपने भाई के साथ गई अपनी 10 साल की बच्ची की फिक्र हो रही थी। सतीश और दीपक दोनों भाइयों में काफ़ी प्यार था, इसीलिए उसने अपनी बच्ची को उसके साथ इंडिया टूर पर भेज दिया था। वो खुद एक बिजनेसमैन था, इसीलिए उसे कहीं जाने का वक्त नहीं था। सतीश दीपक से 10 साल छोटा था, इसीलिए वो अपने गांव के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था और अपने भाई से कई बार पूछने के बाद भी उसे कोई वाजिब जवाब नहीं मिला। वो बस इतना ही जान पाया कि उसके गांव का नाम पारसगढ़ है। दीपक ना जाने क्यों अपने गांव का जिक्र नहीं किया करता था। एक फ़ोन की घंटी सुनकर दीपक अपनी आंखें खोल लेता है। वो फ़ोन उठाता है। उसके भाई ने कॉल किया था। दीपक: हेलो, हाँ सतीश, मेरे भाई कैसा है? इतनी रात को कैसे फ़ोन किया? सतीश: मुझे लगा भाई तुम अभी सोए नहीं होगे, इसीलिए लगा लिया। सारा दिन तो मैं बिज़ी रहा घूमते घूमते। दीपक: हाँ ठीक है, अच्छा किया। मैं अभी अभी सोया था। और कैसे जा रहा है तेरा टूर? कहाँ तक पहुँचे? सतीश: अभी मैं हूँ ऊटी में, पारसगढ़ के एक होटल में ठहरा हूँ। पारसगढ़ का नाम सुनते ही दीपक पसीना पसीना हो जाता है। दीपक को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। उसने अपने भाई से कहा भी था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पारसगढ़ वो ना जाए। दीपक: सतीश, तुझे पूरी ऊटी में पारसगढ़ ही मिला था रुकने के लिए? सतीश: भैया, हमारा बचपन बीता है यहाँ, और तुम्हारी तो जवानी भी। अगर तुमने मुझे बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा होता तो मैं अभी भी यहीं रहता। मुझे तो अपना ये गांव इतना बुरा नहीं लगा। आपको भी एक आध बार यहाँ आना चाहिए। दीपक बेचैन होकर: बकवास बंद करो, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। सतीश मजाक में: अरे ऐसे कैसे, अभी तो पुरानी यादें ताज़ा करनी है भैया, आप टेंशन मत लो, गुड नाइट। दीपक फ़ोन पर उसे कुछ और कहता इससे पहले ही फ़ोन कट चुका था। दीपक के मन में फिर से पुराने ख्याल दौड़ने लगे। एक जला हुआ खंडहर, एक पुरानी सी किताब और सबसे खतरनाक चीज़, वो वापस आ गई अगर तो। अपने मन में ये सब सोचते हुए उसका पूरा चेहरा पसीने से तर हो जाता है। वो सोचता है, मैं कल सुबह ही उसे फ़ोन लगाकर वापस आने के लिए कह दूंगा। इतने में दीपक की बीवी अनामिका जाग जाती है। अनामिका पूछती है, क्या हुआ? आप इतनी रात को किससे बात कर रहे थे? दीपक: कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम सो जाओ। अनामिका पूछती है, आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों है? किसका फ़ोन था, बताओ ना। दीपक: सतीश था, वो पारसगढ़ चला गया है। दीपक ने कभी अनामिका को भी पारसगढ़ के बारे में नहीं बताया था। अनामिका: निम्मी तो ठीक है ना? दीपक: हाँ सब ठीक हैं, अब सो जाओ। उसने उसे टालने के लिए ऐसा कह दिया था। अनामिका और दीपक वापस सोने चले जाते हैं, लेकिन दीपक तो बस आंखें बंद किए इंतज़ार कर रहा था सुबह का। दीपक सुबह उठकर सतीश को फ़ोन लगाने वाला होता है, लेकिन तभी ऑफिस से उसे एक अर्जेंट कॉल आता है। दीपक सोचता है, मैं आके बात कर सकता हूँ। वो जब घर वापस आता है तो काफ़ी थका हुआ था। वो अनामिका से बात नहीं करता और सीधे नहाने चला जाता है और वो खाने बैठ जाता है। अनामिका उसे ऐसे देख के काफ़ी परेशान होती है। दीपक के खाना खाने के बाद अनामिका उससे कहती है, आप क्यों इतना काम में लगे रहते हैं? कंपनी आपकी है, आप कोई वर्कर थोड़ी हैं। दीपक: तुम चलो कभी ऑफिस तो पता चले। डैड ने इसीलिए तो तुम्हारे बदले मुझे चुना सीईओ के लिए। अनामिका कहती है, मुझे करना नहीं था वो बोरिंग काम, इसीलिए आपको चुना। दीपक: हाँ, घर संभालो जो तुम्हें अच्छा लगता है, ये मुझे देखने दो। अनामिका कहती है, मैं तो आपको परेशान देख रही थी इसीलिए ऐसा कहा।
फैमिली को भी टाइम दीजिए। सतीश का फ़ोन आया था, उसे आपसे कुछ बात करनी थी। दीपक उसे फ़ोन लगाने के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। वो तुरंत सतीश को फ़ोन लगाता है। सतीश फ़ोन उठा लेता है। सतीश कहता है, हेलो भैया, यार तुम तो बड़े छुपा रुस्तम निकले। यहाँ तो इश्क फरमाते रहे और किसी को बताया भी नहीं। मुझे एक किताब मिली है काले रंग की, जिसमें क्या है वो तो तुम्हें पता ही होगा। प्यार करना इतना बुरा भी तो नहीं है जो तुम कल रात को इतना परेशान थे। टेंशन मत लो, मैं भाभी को कुछ नहीं बताऊंगा। दीपक को अपनी पूरी दुनिया उजड़ती हुई अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगी। दीपक अपने आप को संभालते हुए कहता है, तुझे वो काली किताब कहाँ से मिली? सतीश, यहाँ के कुछ लोग शायद आपको भी पहचानते हैं भैया, और इसीलिए मैंने जब यहाँ के लोगों से बात की तो एक भिखारी जैसे दिखने वाली लड़की ने मुझे आपकी और मेरी एक फ़ोटो दी थी बचपन की। मुझे लगा कि ये तो हमें जानती होगी। फिर उसने एक खत दिया जिसमें हवेली के पीछे हमारे पुराने घर के खंडहर में ढूंढने पे मुझे एक किताब मिली जिसमें आपके लव लेटर लिखे हैं। आप लिखते तो अच्छा थे भैया। आपको उसकी बात को आधे में ही काटते हुए दीपक उस पे चिल्लाता है, पागल हो गया है तू? हवेली के पीछे हमारा घर नहीं था, उसका था। उसने तुझे वहां बुलाया है। फिर वो शांत होता है और अपने भाई से कहता है, देख सतीश, हो सकता है तुझे मेरी बात अभी समझ ना आए, लेकिन तेरी और निम्मी की जान को खतरा है मेरे भाई। तू जल्द से जल्द वहां से निकल आ। सतीश, किसने बुलाया है? मैं खुद यहाँ आ जाऊँ भैया, आप टेंशन मत लो भैया, मैं सब समझ रहा हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं भाभी को सच में कुछ नहीं बताऊंगा। निम्मी गौरव और वाणी के साथ है। अच्छा, भी खाने के लिए मैं जा रहा हूँ, कल बात करते हैं। दीपक ने अपनी बेटी को वहाँ भेजकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उसे इसका अंदाज़ा अब होने लगा था। फ़ोन कट जाने के बाद वो सोचता है, मेरा भाई मेरी बातों को सुनने नहीं वाला, मुझे खुद ही वहाँ जाना होगा। दीपक तुरंत अपना बैग पैक करता है और कार में बैठ जाता है। अनामिका उसे पूछती है, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? दीपक, मैं जल्द ही लौट आऊँगा, थोड़ा अर्जेंट काम है, टेंशन मत लो। और दीपक वहाँ से अपनी कार में बैठकर चला जाता है। दीपक बिना रुके 6 घंटे लगातार गाड़ी चलाते हुए बेंगलोर से सीधा ऊटी पहुँच जाता है। वहाँ से अपने गांव पारसगढ़ जाता है। सतीश वहां पहुंचकर गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए अपने गांव के बाहर एक वीरान सी जगह में चला जाता है जहां पर एक कुटिया बनी होती है। वहां काफ़ी भीड़ थी। दीपक वहीं के एक आदमी से पूछता है, अरे भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई? वो आदमी जवाब देता है, अरे बाबा जी की मौत हो गई है ना, इसीलिए। दीपक अंदर जाता है और एक तांत्रिक की लाश बिस्तर पर देखता है और उसके पास ही कुछ चेले बैठे हुए थे। उनमें से एक चेला दीपक को देखते ही कहता है, क्या आप दीपक साहब हैं? दीपक, हाँ हाँ। चेला कहता है, बाबा जी ने मरने से पहले आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। दीपक चिट्ठी ले लेता है और चेले से पूछता है, इनकी मौत कैसे हुई? चेला बताता है, इनको किसी ने जहर दिया है, पता नहीं कौन। मरने से पहले बस इन्होंने एक चिट्ठी लिखी और हमें कहा था कि आपको दे दें। दीपक और घबरा जाता है और वो चिट्ठी खोलकर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, वो आ चुकी है। दीपक दौड़ते हुए वापस अपनी कार तक जाता है। वो अपने आप से कहता है, मुझे मालूम है उस गूंगी भिखारिन ने ही तांत्रिक को जहर दिया है, इसमें वो अकेली नहीं है, मैं जानता हूँ। दीपक सतीश को फ़ोन लगाता है लेकिन सतीश नहीं उठाता। वो उसे बार बार फ़ोन करता है लेकिन कोई जवाब उसे नहीं मिलता और दीपक घबरा जाता है। वो अपनी कार में बैठने वाला होता है, तभी उसे अपनी कार में एक खत दिखाई देता है। वो उसे देखता है तो पाता है इसमें उसी की राइटिंग होती है। ये वही लव लेटर में से एक था जो उसने उसे लिखा था। उसके पीछे खून से लिखा होता है, खंडहर के पास मिलो। दीपक को पता होता है कि उसे किस खंडहर के पास बुलाया गया है। वहां तक गाड़ी से नहीं जाया जा सकता था, इसीलिए वो दौड़ते हुए इस खंडहर तक चला जाता है। खंडहर को देखकर उसे वही भयानक आग याद आती है जिसे वो कब का भुला चुका था। ये खंडहर उसे डराने लगे थे।
खंडहर के अंदर जाते ही उसे एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है जो उसे किसी गिफ्ट की तरह चमकीले कागज में बंधा हुआ मिलता है और उसके ऊपर दीपक का ही एक और लव लेटर मिलता है जिसके पीछे लाल खून से लिखा होता है, इस बॉक्स को लेकर ऊपर आओ। दीपक उस बॉक्स को लेकर खंडहर के ऊपर चढ़ने लगता है और छत पर पहुंच जाता है जहां उसे कोई नहीं दिखता। दीपक चिल्लाता है, सामने आओ, अब यह नाटक बंद करो, मैं जानता हूं तुम आजाद हो चुकी हो। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, लेकिन वो आवाज बड़ी ही मीठी और शांत थी। दीपक, तुम आ गए दीपक। दीपक पीछे मुड़कर देखता है और उसके सामने राखी खड़ी होती है। घाघरा चोली पहने हुए वो बहुत सुंदर लग रही थी। दीपक उस रूह को देख के डरता नहीं है, वो फिर चिल्लाता है, क्या चाहती हो तुम, और मेरा भाई सतीश कहाँ है? राखी उसी मीठी आवाज में कहती है, इतने समय बाद मुझसे मिलने आए हो दीपक, और तुम्हारा पहला सवाल ये है, मेरा हाल नहीं पूछोगे दीपक? नहीं पूछते तो ना सही, तुम्हें मेरी कोई फिक्र भले ही ना हो, मुझे तो है ना दीपक। तुम्हारे लिए मैं ये तोहफा लाई थी जो इस वक्त तुम अपने हाथों में लिए हुए। इसे खोलो तो और मुझे बताओ कैसा है। दीपक उस बॉक्स को खोलता है और उसके सामने उस बॉक्स में जो देखता है उसके देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो देखता है कि उसमें उसकी बच्ची का कटा हुआ सर रखा हुआ। दीपक ये देखता है और फूट फूट के रोने लगता है। राखी मुस्कुराकर कहती है, अरे अभी से टूट गए तुम दो दीपक, अभी तो तुम्हें अपनी बीवी को बचाना है, प्यार करते हो ना उससे। और इतना कहकर राखी किसी धुएं की तरह हवा में गायब हो जाती है और राखी की जगह रह जाता है दीपक का एक और लव लेटर जिसके पीछे खून में लिखा हुआ था, वहीं आओ जहां हम कभी मिला करते थे। वो लेटर को पढ़ता है और अपने आंसू पोंछता है। दीपक टूट चुका था, लेकिन फिर भी अपनी बीवी को बचाने के लिए वो दौड़ता हुआ तेजी से गांव की नदी की तरफ पहुंच जाता है जहां वो राखी से अकेले में मिला करता था। वहां उसे अनामिका रस्सी से बंधी हुई मिलती है। दीपक दौड़ते हुए अपने भाई के पास जाता है, तभी उसके सामने राखी आ जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वो दूर जाकर गिर जाता है। दीपक, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरे भाई को छोड़ दो, ऐसा मत करो। राखी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारा भाई कुछ बातें जानने आया था दीपक। चलो इसे मैं बताती हूँ सब कुछ, तुम तो बताने से रहे। 20 साल पहले की बात। राखी घाघरा चोली पहने दौड़ते हुए खदान तक जाती है जहां पर दीपक मजदूरों का हिसाब किताब कर रहा था। राखी, तुम्हारा काम खत्म हुआ या नहीं? दीपक, हाँ मेरा काम खत्म हो रहा है, लेकिन तुम क्यों इतनी भागी भागी आ रही हो, सब ठीक तो है ना? राखी थोड़ी परेशान होकर कहती है, ठाकुर साहब की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, एक तो उनके कोई संतान भी नहीं है, तो मेरे बाबा ही उनकी देखभाल कर रहे, पता नहीं क्या होगा। दीपक हैरान होकर, ठाकुर साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं उन्हें देखने के लिए नहीं चल सकता। मुझे आज ही रात को दूसरे शहर जाना है, मैं कल जरूर आ जाऊंगा। राखी, लेकिन कल तक वो जीवित ना रहे तो? दीपक, अरे शुभ शुभ बोलो, बस एक ही दिन की तो बात है। ये लो एक और प्रेम पत्र तुम्हारे लिए लिखकर जा रहा हूँ। राखी शर्माते हुए, हाँ मैं अपनी छोटी बहन चुटकी से पढ़वा लूंगी, काश मुझे पढ़ना आता तो कितना अच्छा होता, नहीं? दीपक, अरे अब छोड़ो इन बातों को, तुम जैसी भी हो मेरे लिए सबसे अच्छी हो, अब मुझे जाना होगा। दीपक इतना कह के वहां से चला जाता है। दीपक जब शहर जाता है तब उसकी मुलाकात अनामिका से होती है जो एक बहुत बड़े सेठ की बेटी थी और दीपक उनकी तुलना में बहुत गरीब था। दीपक की काम के सिलसिले में अनामिका से बात होती है और जान पहचान भी हो जाती है।
अनामिका सेठ की एक लौती बेटी थी और वो शहर का सबसे अमीर आदमी भी था। दीपक जब वापस पारसगढ़ आता है तो राखी उसे बताती है कि ठाकुर की मौत हो चुकी है, लेकिन उसने अपनी सारी जायदाद राखी के परिवार के नाम कर दी थी। दीपक, चलो मतलब अब तुम भी अमीर हो गई। अब तो तुम किसी अमीर घर में ही शादी करोगी, मेरा क्या है। मैं कल भी एड़ियां रगड़ रहा था और आगे भी वही करता रहूँगा। राखी थोड़े गुस्से में, तुमको क्यों ऐसा लगता है कि मैं किसी और से शादी कर लूँगी? तुम्हें पता है मैंने बाबा से कहकर उस वसीयत में तुम्हारा नाम भी जुड़वा लिया है। दीपक ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो राखी को गले लगा लेता है। लेकिन दीपक जब अपने घर जाता है तब उसके सपने में अनामिका ही दिखती है। वो अब राखी को नहीं चाहता था। वो सोच में पड़ जाता है कि कैसे अनामिका से उसकी शादी होगी। तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक ख्याल जन्म लेता है। वह राखी के सभी परिवार वालों को उसी हवेली में बुलाता है। राखी के परिवार में उसकी माँ बाप, उसकी छोटी बहन और वो थी। दीपक, अरे चुटकी कहाँ है? राखी, मैंने उससे कहा तो था लेकिन वो खेलने चली गई। 10 साल की ही तो है, कहाँ सुनती है किसी की। दीपक, चलो कोई बात नहीं। बाबा, मैंने आपको और अम्मा को इसीलिए यहाँ बुलाया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं राखी से शादी करना चाहता हूँ। शादी की बात सुनकर राखी के माँ बाप बहुत खुश होते हैं, लेकिन दीपक उन लोगों को हवेली के अंदर एक कमरे में बंद करके चला जाता है और हवेली में आग लगवा देता है। दीपक जानता था कि राखी की आत्मा उसे परेशान करने जरूर आएगी, इसीलिए उसने एक तांत्रिक से कहकर उसे एक किताब में कैद कर दिया था और उसी खंडहर में छुपा दिया था। दीपक इतने पर ही नहीं रुका। उसने राखी की छोटी बहन की जीभ कटवा दी और फिर दूसरे शहर जाकर सारी संपत्ति के साथ अनामिका से शादी कर ली और अपने भाई को बाहर विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। आज का सीन, राखी अपने भयानक जले हुए रूप में आ चुकी थी और वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे भाई ने उस किताब को खोलकर मुझे आजाद कर दिया और मैंने उस तांत्रिक को मार डाला। सतीश बेहोश बंधा हुआ था। दीपक रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर सब बर्बाद कर दिया। तुम्हें फिर भी मेरी बेटी को नहीं मारना चाहिए था, वो बेकसूर थी। दीपक फिर जोर जोर से रोने लगता है। राखी चिल्लाते हुए, बेकसूर तो मेरे माँ बाप भी थे, मैं भी थी, मेरी 10 साल की छोटी बहन भी थी जिसकी तुमने जीभ कटवा दी थी। अभी अपना रोना संभालो दीपक, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। और राखी जोर जोर से हंसते हुए सतीश के पास जाती है और अपने नाखून जो कि बहुत नुकीले हो चुके थे उसके पेट में गाड़ देती है और सतीश की वहीं मौत हो जाती है। राखी की आंखों में आंसू थे और वो शांत होकर कहती है, तुम्हारी बीवी की लाश भी तुम्हें उसी हवेली में मिल जाएगी दीपक, और जानते हो इस सब के बाद भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम अपनी बीवी, बच्चे और भाई की याद में जिंदगी भर तड़पते रहोगे, फिर भी तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। मेरा बदला आज यहीं पर पूरा हुआ। इतना कहकर राखी गायब हो जाती है और वहां पर सतीश के दोस्त दीपक को ढूंढते हुए आ जाते हैं। वो उसे घर ले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद दीपक आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी दिलचस्प कहानियों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।